तो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बीपीएससी 3.0 आपका 6 to 8 दोस्तों, फिर 9, 10, 11, 12 दोस्तों। जिन भाई बहनों का हिस्ट्री और पॉलिटी है दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री का थ्योरी करवाया जाएगा क्विक बुक से दोस्तों। दृष्टि का क्विक बुक, इससे बाहर आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। बिहार दरोगा मैथ्स जिन जो भाई बहन देंगे उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ये टॉपिक। और 10+2 जो देंगे बीएसएससी उनके लिए भी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो नहीं अच्छा लगे तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंधु सभ्यता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जो भाई बहन हमारे नए साथी होंगे वो जरूर से जरूर वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी पर दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 जो नहीं देखेंगे वो जाइए चैप्टर नंबर 1 देखिए प्ले लिस्ट में। आपका चैप्टर नंबर 1 बीपीएससी करके TRE 3.0 करके अपलोड किया गया है दोस्तों। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि सब कंटेंट कराता है। कंटेंट से क्वेश्चन बहुत कम लड़ता है दोस्तों। आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी से आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर जाने की संभावना नहीं होगी दोस्तों। 110% आएगा तो आएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले दोस्तों, वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी दोस्तों। अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी दोस्तों। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों ने दयाराम साहनी और रखालाल बनर्जी ने हड़प्पा तब मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भी एक सभ्यता थी, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी दोस्तों। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित और अर्नेस्ट मैके, ओरल स्टेइन और अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। चलिए नामकरण के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था दोस्तों। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल और कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे दोस्तों। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता दोस्तों उत्तरी सीमा में दोस्तों आपका मांडा है, जम्मू कश्मीर है। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर दोस्तों। अब पश्चिम सीमा में दोस्तों आपका सुतकांगेर डोर है, बलूचिस्तान। और पूर्वी सीमा में दोस्तों आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। और दक्षिण की सीमा में दोस्तों निजामाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। एक बार फिर से देख लिया जाए। उत्तरी सीमा में दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर, मांडा है दोस्तों। और पश्चिमी सीमा में बस सुतकांगेर और बलूचिस्तान है। और पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश दोस्तों। और दक्षिणी सीमा में निजामाबाद, महाराष्ट्र है दोस्तों। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार दोस्तों उत्तर में मांडा, जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगेर डोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ तक था दोस्तों।
यह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक तथा पूर्व से पश्चिम की लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी दोस्तों। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए दोस्तों। नोट: वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सादिकपुर सिनोली गांव के से लगभग 2000 ईसा पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। सर्वप्रथम चार्ल्स मेंशन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उसके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है दोस्तों। इसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया दोस्तों। ये आपका दोस्तों बीपीएससी 2.0 में पूछा गया सवाल है दोस्तों कि 1826 में सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज तो चार्ल्स मेंशन ने दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम किए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में रखाल नदी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व माना गया दोस्तों। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी दोस्तों। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी मानी जाती है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं दोस्तों। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। पहली प्रजाति भूमध्य सागरीय थी दोस्तों, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, फिर अल्पाइन था दोस्तों और मंगोलाइड था। और सबसे ज़्यादा जो था दोस्तों ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहते थे सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। उस आकृति ढांचा कैसी थी दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, मतलब शहरी क्षेत्र था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान इसकी पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली दोस्तों। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे दोस्तों। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसके शासक वर्ग निवास करता था दोस्तों। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक और व्यापारिक और शिल्पकारी और कारीगर और श्रमिक रहते थे दोस्तों। सड़कों के किनारे की नालियों ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की ओर मुख्य नाली में गिरता था दोस्तों। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटें का प्रयोग हुआ था दोस्तों। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग था दोस्तों। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था दोस्तों। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी दोस्तों, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों और पशु दस्युओं से बचाना था दोस्तों। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है दोस्तों। अब मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है दोस्तों। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है दोस्तों। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात के आकार की ईंटें ज़्यादा पसली थी दोस्तों।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। हड़प्पा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है दोस्तों। स्टुगर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीक, उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था दोस्तों। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था दोस्तों। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था दोस्तों। हड़प्पा में दोस्तों नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबी तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा था दोस्तों। ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग मोहनजोदड़ो के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका सीधा भाषा में इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला दोस्तों। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। सर्वप्रथम इसकी खोज रखाल धर्मराज 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रनात्मक न होकर जनतंत्रनात्मक थी दोस्तों, जनता के प्रति थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो में दोस्तों बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है दोस्तों। तांबे और टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि से बनी है दोस्तों। इसी स्थल से नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए दोस्तों मोहनजोदड़ो से। चूहंदड़ो देखिए दोस्तों, यह सैधम नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार ने की थी दोस्तों। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया था दोस्तों। चूहंदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है दोस्तों, वक्राकार ईंटें मिली है। चूहंदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है दोस्तों, किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है दोस्तों। चूहंदड़ो से पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति झुकर झाकर के अवशेष मिले दोस्तों। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहां से मनका बनाने कारखाना तथा भट्टी की खोज किया था दोस्तों। किसने खोजा था? अर्नेस्ट मैके दोस्तों। मनका बनाने कारखाना और भट्टी की खोज कहाँ से किया था? चूहंदड़ो से दोस्तों। चलिए हम लोग लोथल के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। लोथल की क्या विशेषता थी? यह गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? भोगवा नदी के तट पर दोस्तों। इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर राव ने 1955 में की थी दोस्तों। यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था दोस्तों। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था दोस्तों। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत मतलब ऊंचे ऊंचे दीवार के रूप में घेरा लगाया गया था दोस्तों। इस स्थल से 20 समाधि मिली है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ का उदाहरण भी मिलता है दोस्तों। यहाँ से नाव के चित्र या मॉडल भी प्राप्त हुए। राखीगढ़ी देखिए दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे पुरातत्व स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने की खतरा है दोस्तों। कालीबंगा देखिए दोस्तों, कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ दोस्तों। इसकी खोज 1951 में अमरानंद घोष ने द्वारा की गई थी। 1961 ईस्वी में बीवी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं दोस्तों। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। बनावली देखिए, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 में RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था दोस्तों, 1973 में। इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं दोस्तों। यहाँ जल निकासी प्रणाली का अभाव है। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिलता है। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है दोस्तों। धौलावीरा देखिए, यहाँ गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में JP जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाले सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित है। धौलावीरा के निवासी जो है दोस्तों जल संरक्षण की तकनीक से परिचित है। नगर 3 भागों में विभाजित है। दुर्ग भाग, मध्यम नगर, निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है दोस्तों। धौलावीरा से क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से दोस्तों। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ये भी ध्यान रखना, कच्छ जिले में दोस्तों। सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं दोस्तों, प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। हड़प्पा से क्या हमें प्राप्त हुआ था? कब्रिस्तान, R37 समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरकता की देवी कहते हैं, गेहूं व जौ के दाने मिले, अन्नागार मिले, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले, सीपी का पैमाना मिला। ये सब हड़प्पा से मिला दोस्तों। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? बृहद स्नानागार मिला और मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा मिला दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। हाथी का कपालखंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य सब मिला मोहनजोदड़ो से दोस्तों। चूहनदड़ो देखिए, चूहनदड़ो से क्या क्या मिला? अलंकृत हाथी मिला, वक्राकार ईंटें मिले, कंघा मिला, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी मन के, ये सब मिले चूहनदड़ो दोस्तों। कालीबंगा से क्या मिला? आयताकार 7 अग्निवेदिका, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा और सूती कपड़े की छाप, मणिक एवं मिट्टी के मनके और बेलनाकार मुहरें और मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियां मिला दोस्तों। ये कालीबंगा से मिला। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की। लोथल से साथियों मिला है बंदरगाह मिला लोथल से। धान, चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। फरास की मुहर मिला। 3 युगल समाधियां मिला। धान की भूसी मिला दोस्तों। मनका उद्योग के साक्ष्य मिले। तांबे का कुत्ता और छोटा दिशा मापक यंत्र में मिला लोथल से दोस्तों। सुरकोटदा से आपका मिला घोड़े की अस्थियां, सुरकोटदा अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार की कब्रगाह मिला, ये सुरकोटदा दोस्तों। बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ और तांबे के बनाग्र मिले, ये सब बनावली से दोस्तों। स्थल, नदियों के नाम, उत्खननकर्ता, वर्तमान स्थिति दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। नदी है। दयाराम साहनी 1926 से 27 से के बीच खोजे थे और 1933-34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में दोस्तों। अब पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में स्थित है दोस्तों हड़प्पा। मोहनजोदड़ो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी किनारे है। इसकी खोजकर्ता रखालदास बनर्जी हैं। सिंध प्रांत के लरकना जिला पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। चूहनदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे ये भी है दोस्तों। अर्नेस्ट मैकेस के खोजकर्ता हैं और सिंध प्रांत पाकिस्तान में ये भी स्थित है दोस्तों। कालीबंगा देखिए आपका घग्गर नदी है दोस्तों। BV लाल और BK थापर इसके खोजकर्ता उत्खनन करता है दोस्तों। 1961 में उत्खनन हुआ इसका। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है दोस्तों। कोट दीजिए दोस्तों, ये सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद खान इसके खोजकर्ता है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत में ये स्थित है दोस्तों। कोट दीजिए। रंगपुर दोस्तों भादर नदी किनारे है। SR राव गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है रंगपुर दोस्तों। रोपड़ आपका दोस्तों सतलज नदी किनारे, रोपड़ सतलज नदी, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है दोस्तों। पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है दोस्तों रोपड़। लोथल दोस्तों भोगवा नदी किनारे है और SR राव
1955 में उत्खनन करवाए थे दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद जिले में ये स्थित है दोस्तों। आलमगीरपुर दोस्तों हिंडा नदी किनारे स्थित है। यगदत्त शर्मा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है दोस्तों। सूतकांगे डोर दोस्तों दासक नदी किनारे, किस नदी, दासक नदी दोस्तों। और खोज ओरल स्टैंड पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है दोस्तों। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी, बनावली जो है सरस्वती RS बिस्ट और हरियाणा का फतेहाबाद जिला स्थित है दोस्तों। धौलावीरा दोस्तों ये है आपका खोज, धौलावीरा खोज JP जोशी किए थे दोस्तों। और RS बिस्ट दोस्तों गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है धौलावीरा दोस्तों। चलिए हम लोग हड़प्पाई लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह है दोस्तों, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं दोस्तों। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और यह 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए दोस्तों। इस लिपि कैसी थी, पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी दोस्तों, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार की तथा मछली के प्राप्त हुए। सामाजिक जीवन देखते हैं कि हड़प्पा वासी लोग सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे जीते थे। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक तथा समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज के आर्थिक विषमता को दर्शाती है दोस्तों। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है दोस्तों। चूहनरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। चूहनरों से क्या मिले, लिपस्टिक के साक्ष्य मिले दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार भी चलन में था दोस्तों। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे दोस्तों। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज्यादा थे दोस्तों। सैंधव सभ्यता के लोग श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया दोस्तों। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया था दोस्तों। राजनीतिक जीवन पर हम लोग चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ा होगा दोस्तों। राजनीतिक जीवन क्या रहा होगा। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्यिक व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी दोस्तों। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था दोस्तों, जनतंत्रात्मक। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, उसमें धर्म की महत्ता थी दोस्तों। आर्थिक जीवन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव रहा होगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नति कृषि और व्यापार था। अतः इस काल के अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित था। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, परंतु अपितु मिस्र और मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से व्यापार होता था दोस्तों।
सिंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोर्दा और प्रभास, पाटन आदि थे दोस्तों। सिंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल था, फिर रंगपुर था, सुरकोर्दा था, प्रभास, पाटन आदि थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी दोस्तों। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों और कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडन यानी सिडोन नाम दिया था। ये लोग तरबूज, खरबूज और नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं और जौ था दोस्तों। यहाँ के जो प्रमुख खाद्यान्न था गेहूं और जौ था दोस्तों। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में फावड़ा या फाल नहीं मिला दोस्तों, इसे कुदाल कहते हैं दोस्तों। संभवतः ये फावड़ा यानी हल दोस्तों, या तो कुदाल को ही बोलते हैं। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे दोस्तों। ये सिंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे दोस्तों। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशु में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुगर, कुत्ते आदि के होने का अनुमान था दोस्तों। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे दोस्तों। धार्मिक जीवन चलते हैं, चलिए देखते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन कैसे थे। सिंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोना में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चुहंदरों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। ये लोग मातृदेवी, रुद्र देवता यानी पशुपति नाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्नि कुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक हैं दोस्तों। स्वास्तिक और चक्र किसके प्रतीक हैं? सूर्य पूजा के दोस्तों। सिंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान दोस्तों। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था दोस्तों। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधव सभ्यता से होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी प्रतीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण चलिए हम लोग जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतनोन्मुख रही। अतः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पतन के संबंधित विद्वानों के मध्य के विद्वान और पतन के कारण गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने
बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से पतन हुआ होगा। और जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके एवं एस.आर. राव बाढ़ का संकेत दिया कि बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हो गया। ओरेल अस्टाइन अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन कारण बताया। और एस.आर. साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन जल प्लावन कारण बताया। M.R. साहनी ने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कारण देखते हैं। नेक्स्ट, और जॉन मार्शल ने दोस्तों प्रशासनिक शिथिलता बताया। जॉन मार्शल किसने बताया कि प्रशासनिक शिथिलता कारण सिंधु घाटी सभ्यता विनाश हो गई दोस्तों। KUR कनेडी ने बोला दोस्तों प्राकृतिक आपदा मलेरिया महामारी प्राकृतिक आपदा के कारण कनेडी बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। सैंधव सभ्यता की देन दोस्तों, सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण है जैसे दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़क एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग या योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीकों के रूप में ताबीज, प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा एवं यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि दोस्तों। सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो यहीं स्टॉप होता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता आपका स्टॉप हो गया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों।